अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शगुफ्ता फराज और मैं लेके आती हूँ आपके लिए रेनबो ऑफ डॉक्टर शगुफ्ता फराज से ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग, हेल्थ केयर, कल्चर, ट्रैवल और साथ साथ अपने OPD से क्लिनिकल टिप्स। आज मेरे नाज़रीन में से मेरी एक पेशेंट ने मुझसे फरमाइश की कि आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आप हमें बताएं कि बच्चों में ज़्यादातर पैदाइशी नक्स क्यों होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इन नकाइस को पैदा करती हैं, इनकी रोकथाम हम कैसे करें और किस उम्र में चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन नकाइस का पता कैसे चलता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप मेरे साथ ही रहिएगा। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। अगर आपको वीडियो में अपने तमाम सवालों के जवाब मिल जाएं तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि इसमें अगर कोई कमी रह गई है तो मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो चलिए हम पहले सवाल से शुरू करते हैं कि बच्चों में पैदाइशी नक्स क्यों होते हैं। तो मैं आपको आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि बच्चे में पैदाइशी नक्स क्यों होते हैं। ये वो कंडीशन होती है जिसमें जीन्स या क्रोमोसोम्स में तब्दीली आती है, यानी इसमें ज़्यादातर जैसे हम कोई अद्वियात इस्तेमाल कर लेते हैं या इन्फेक्शंस हो जाते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह, और सिकल सेल डिजीज़ या टे सेक्स नामी बीमारी की वजह से ये पैदाइशी नकाइस बच्चों में पैदा होते हैं। और ये वो कंडीशन होती है जिसमें जीन्स या क्रोमोसोम्स में तब्दीली आती है और फिर हम ऐसी अद्वियात बाज़ दफ़ा इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से पहले जिनमें टेरेटोजेनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि बच्चों में पैदाइशी नकाइस का बायस बनते हैं। और इसमें कुछ अद्वियात होती हैं, उन अद्वियात की लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगी। और फिर कुछ रेडिएशन इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपने रॉन्ग टर्न वगैरह इंग्लिश फिल्में, जो एक पूरी सीरीज़ चली थी, आपने अगर वो इंग्लिश फिल्में देखी भी होंगी तो उसमें रॉन्ग टर्न में आपने देखा होगा कि बहुत ही एबनॉर्मल शक्ल के, एबनॉर्मल हाथों पैरों वाले, एबनॉर्मल सरों वाले बहुत सारे इंसान होते हैं जो नॉर्मल इंसानों पे हमलावर होते हैं और उनके एबनॉर्मल थॉट्स होती हैं और वो उस एबनॉर्मल सोच के तहत उनको कत्ल करते हैं और वो म्यूटेटेड होते हैं, यानी उनमें म्यूटेशन हुई हुई होती है। उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बमबारी, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानियों की तरफ से या वर्ल्ड वॉर में किसी भी, जैसे कहीं भी किसी इलाके में बहुत बमबारी हुई है और वहाँ पे तापकारी यानी रेडिएशंस हैं, तो वहाँ पे उन रेडिएशंस के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी सालों तक रहते हैं और वहाँ पे उन रेडिएशंस के इफ़ेक्ट्स की वजह से जो इंसान पैदा होते हैं उनके जो क्रोमोसोम्स या जीन्स होते हैं वो म्यूटेटेड होते हैं या एबनॉर्मल हुए हुए होते हैं। तो वो एबनॉर्मल जो जीन्स होते हैं या म्यूटेटेड उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी वजह से वो एबनॉर्मल इंसान पैदा होते हैं। तो ये मैंने आपको कॉमन एग्जाम्पल दी कि अगर आप जानना चाहें कि, क्योंकि आम बंदे को तो ये नहीं पता चलेगा कि जीन्स में एबनॉर्मेलिटी कैसे होती है, तो ये तापकारी शुआओं की वजह से होती है, बहुत ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर, कहीं ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो टॉक्सिन्स रिलीज़ करती हैं, पॉल्यूशन हो जाती है, एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है और जो लोग सांस लेते हैं, जो ख़वातीन उस एटमॉस्फेयर में सांस लेती हैं तो उनका एक्सपोजर हो जाता है केमिकल्स पे, तो उन हालात में भी इस तरह से एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। इसमें मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई कि रेडिएशन ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, केमिकल एक्सपोजर ज़्यादा ख़तरनाक होता है और ग़िज़ा में अल्कोहल, सिगरेट और बहुत सारे ऐसे
نشہ آور جو ادویات ہوتی ہیں وہ بھی اس سے بھی ایب نارمل بچے، اس سے بھی آپ کے جینز متاثر ہوتے ہیں، کروموزومز جو ہیں وہ میوٹیشن ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ آپ ان کی روک تھام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ پہلے سے پلان کریں۔ اگر کوئی بھی خاتون ماں بننے جا رہی ہے، یا پھر یہ کہ ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، یا شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی فولک ایسڈ 400 مائکرو گرام جو ہے اس خاتون کو شروع کر دینا چاہیے۔ تو یہ کافی حد تک سیفٹی دیتا ہے۔ فولک ایسڈ بہت پہلے سے ہی، جب پریگننسی آپ پلان کر رہے ہوں تو فولک ایسڈ شروع کرا دینا چاہیے۔ اور نقصان دہ جو کیمیکلز ہیں ان کو اوائڈ کریں۔ فیکٹریوں میں کام کرنے والی جو خواتین ہیں ان کو تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے۔ فیکٹریوں کا جو ان کا ایکسپوجر ہے وہ کوشش کریں کہ ڈیورنگ پریگننسی یا کنسیو کرنے سے پہلے اس طرح کی جابس نہ کریں جہاں پہ ان کا کیمیکلز پہ ایکسپوجر ہو، یا پھر کوئی ایسے ریڈیشنز والی جاب ہے جیسے ایکس رے ہے یا کوئی اور اس طرح کی جاب ہے جس میں جو بھی خاتون ہے اس کا ایکسپوجر ہے ریڈیشنز، تو ان کو انہوں نے اوائڈ کرنا ہے۔ اور کس عمر میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں کہ 35 کی ایج میں 192 خواتین میں سے ایک خاتون کو ایب نارمل بیبی ہو سکتا ہے، اور 40 کی ایج میں 66 خواتین میں سے ایک خاتون کا ایب نارمل بیبی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اچھی غذا لینی ہے۔ اچھی غذا لینے سے بھی کافی حد تک پریونشن ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ سیریلز کا استعمال کریں، ناشتہ اچھا کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے گرینز لینے ہیں، آپ نے فیسٹ فل آف نٹس لینے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ ریڈیشن سے دور رہیں، کیمیکل ایکسپوجر سے دور رہیں، اور فولک ایسڈ جاری رکھیں۔ امید ہے یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس میں نے بہت موٹے موٹے سے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں۔ انشاءاللہ میں پھر کبھی ڈیٹیل سے اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اس سے آپ کو آگہی ملے گی، اور میں نے کوشش کی ہے کہ آسان زبان میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بناؤں۔ اگر آپ کو اس سے آگہی ملتی ہے تو آگہی کے اس سفر میں آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، میرے اس پیغام کو آگے تک پہنچائیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ تو چلیں اب مجھے آپ اجازت دیں، پھر ملتے ہیں کسی نئے موضوع اور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔